पे क्लियर हो जाता है ना। अब इसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं सिलोम की, है ना। तो जर्म लेयर, सिलोम, सिलोम मतलब खाली कैविटी की बात यहाँ पे करते हैं। एक मिनट, इसमें पहले सॉरी, ये मैंने यहाँ पर कैविटी लिख दिया। ये था आपका लेयर्स के बेसिस पे, है ना। मैंने कैविटी यहाँ पे लिख दिया था, खाली कैविटी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर खाली कैविटी या फिर कैविटी का मतलब ही स्पेस होता है। अब इसके बाद में आती है बात स्पेस की, है ना। इसके बाद में बात आएगी आपके स्पेस की। उस स्पेस की तरफ चलते हैं और बात करते हैं सिलोम की। तो सिलोम क्या है? सिलोम इज द एम्प्टी स्पेस, हॉलो स्पेस ओवर देयर। और यहाँ पर ए सिलोम, है ना, सबसे पहला जो है ए सिलोम, दूसरा है स्यूडोसिलोम और तीसरा जो है वो है यहाँ पर ट्रू सिलोम। तो ये तीन चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। ट्रू सिलोम मतलब जिसमें पूरी तरह से कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। यहाँ पर ये फॉल्स कैविटी हमको देखने को मिलेगी। और तीसरा जो है यहाँ पर नो कैविटी, कोई खाली जगह यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह से ये तीन अलग अलग कैविटी के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले देखिए सिलोम क्या है। तो सिलोम जो है वो इंटरनल बॉडी कैविटी की बात यहाँ पे करते हैं। इंटरनल बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है? सिलोम बोला जाता है। इस खाली जगह का इस्तेमाल कैसे होगा? कहाँ पर है खाली जगह? जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, है ना। और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और आउटर सेल वॉल जो आउटर बॉडी वॉल जो है, उनके बीच में जो खाली जो स्पेस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो सिलोम कहलाएगी। इस सिलोम को हम लोग देखते हैं कि तीन अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिनमें ट्रू सिलोम, ए सिलोम, है ना, और स्यूडोसिलोम हमको देखने को मिली। तीन क्लासिफिकेशन। और उसके बाद में सेगमेंट की बात आती है। सेगमेंट का मतलब होता है यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जैसे जब भी हम किसी अर्थवर्म को देखते हैं बच्चों, तो अर्थवर्म की बॉडी में हमको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये इस अर्थवर्म के अंदर देखिए ऐसा एक छोटा सा जो हमको ये पार्टीशन देखने को मिला। तो ये आप ऐसा जब इसको ऐसे डिवाइड ऐसे कर देते हैं पूरी तरह से, तो ये ऐसे जो क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिला है, यही कहलाते हैं आपके सेगमेंट। ये क्या कहलाए? आपके सेगमेंट, है ना। खंड इसको हिंदी में बोलते हैं। सो इट विल बी सेगमेंट। ये आपके सेगमेंट्स है बच्चों। किन ऑर्गेनिजम्स में हमको सेगमेंट देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मेटामेरिज्म के बारे में। मेटामेरिज्म का मतलब होता है रेफर्स टू द लीनियर सीरीज ऑफ सेगमेंट सच एज अर्थवर्म। देखिए जिनकी बॉडी के अंदर भी सेगमेंट है और बाहर भी सेगमेंट है, दे विल बी कॉल्ड मेटा, है ना। हम उनको बोल सकते हैं कि कैसे सेगमेंट है उनमें, मेटामेरिज्म वो शो कर रहे हैं। जैसे लीच, है ना, लीच की बॉडी भी आप देखोगे वहां पे अंदर भी सेगमेंट है, उसकी बॉडी के अंदर भी सेगमेंट है। क्या ह्यूमंस के अंदर हमको सेगमेंट देखने को मिलता है? अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। क्या ह्यूमंस के अंदर सेगमेंट देखने को मिलते हैं? उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे ही इंसेक्ट्स जो है, इनकी बॉडी में भी अंदर भी हमको सेगमेंट देखने को मिलेंगे, है ना। टेपवर्म, लीच और आपके अर्थवर्म्स, ये सारे के सारे जितने भी हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, दे आर शोइंग व्हाट? दे आर शोइंग मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब है कि अंदर भी, है ना, इनर सेगमेंट भी उसमें प्रेजेंट होगा और दूसरा आउटर सेगमेंट भी हमको उसकी बॉडी में देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों शो कर रहे हैं तो इनको मिलाकर हमने एक टर्म दी है जिसका नाम रखा गया मेटामेरिज्म, है ना बच्चों। तो ये मेटामेरिज्म जो है कि भैया अंदर भी है सेगमेंट और बाहर भी सेगमेंट है, तो इट विल बी कॉल्ड मेटामेरिज्म। किन में देखने को मिला? अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, इंसेक्ट्स, इन सभी में आपको ये देखने को मिला। तो ये देखिए आपको कैसे देखने को मिला। तो ये सेगमेंट को कहलाया, सेगमेंट क्या कहलाया? सेगमेंट कहलाया सेप्टा। सेगमेंट क्या कहलाए? सेगमेंट कहलाए सेप्टा। इसकी पूरी बॉडी जो है अंदर से लेके बाहर तक आपको सेगमेंट या सेप्टा आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और यही मेटामेरिज्म का बेस्ट एग्जांपल है आपका ये अर्थवर्म, है ना बच्चों। तो ये आपका मेटामेरिज्म शो करने वाला अर्थवर्म यहाँ पे हुआ। बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें रिपीटेड सेगमेंट्स आपको देखने को मिले
और ये हेल्प करता है उस ऑर्गेनिज्म को स्पेशलाइज ऑर्गन डेवलप करने के लिए। जैसे उसमें माउथ एक पार्ट पे हमको देखने को मिलेगा, कैसे देखिए, जब भी आप इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ना बच्चों, तो इसके एक बॉडी पार्ट पे आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी देखने को मिलेगा, फिर माउथ भी आपको देखने को मिलेगा, इसके सेक्सुअल कैरेक्टर भी या फिर सेक्सुअल या जेनाइटल पार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मेल फीमेल दोनों यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, दोनों में हमको ऐसे ही सेगमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो ये आपका मेटामेरिज्म हुआ, है ना। तो मेटामेरिज्म में एनिलीड्स जो है सारे, एनिलीड्स में कौन आए थे, एनिलीड्स सारी के सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी आते हैं ना उसमें, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, इन सभी के अंदर सेगमेंट्स कैन बी सीन, है ना। यहाँ पे क्या देखा जा सकता है कि सेगमेंट्स कैन बी सीन इन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन थे, अर्थवर्म्स और सारे लीच और ये सारे नेरिस वगैरह जो है, ये सारे के सारे एनिलीड्स के कैटेगरी में हमको देखने को मिलेंगे। मेटामेरिज्म जो है वो रिजल्ट होता है सेपरेशन का, किसमें, मीजोडर्म इनटू सेगमेंट। इसका जो मीजोडर्म है वही सेगमेंट हुआ है और फिर आगे जाके ये मसल्स में डिवाइड यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर फास्ट सेगमेंट की बात करते हैं या फिर सूडो मेटामेरिज्म, है ना, सूडो मेटामेरिज्म की बात करते हैं, तो ये हमको टेपवर्म में देखने को मिलेगा थ्रू बडिंग, है ना। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में है जैसे टेपवर्म जो है वो फॉल्स सेगमेंटेशन यहाँ पे शो कर रहे हैं। दूसरी बात, इनकी जो बॉडी है ये कई सारे सेगमेंट्स में अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये कहलाएगा प्रोग्लॉटिड्स। क्या कहलाए, प्रोग्लॉटिड्स। यहाँ पे इनकी बॉडी जो है वो कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। टेपवर्म फॉल्स सेगमेंटेशन या फिर सूडो सेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। अर्थोपोड्स, अर्थोपोड्स में सारे के सारे इंसेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे बच्चों। और इंसेक्ट्स जो है वो केवल क्या है, वो केवल उनकी आउटर शेल जो है ना, उनका जो आउटर शेल जो है उस शेल के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, सेगमेंट्स। उसमें आउटर सेगमेंट में या फिर आउटर शेल में हमको सेगमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ह्यूमंस के अंदर तो कोई सेगमेंट ही नहीं है। लेकिन सेगमेंट है, सेगमेंट कहाँ है, बॉडी के अंदर, इसलिए वो कहलाया इनर सेगमेंटेशन जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनर सेगमेंटेशन हमको कहाँ पर देखने को मिला, ह्यूमंस के अंदर, है ना। एक्सटर्नल कहाँ पे देखने को मिला, अर्थोपोड्स के अंदर। अर्थोपोड्स में कौन आते हैं, सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं, है ना। और कैसे आते हैं, कैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमको पेयर्ड appendages कैन बी सीन, है ना। पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसी के कारण क्या देखने को मिला कि इनमें आउटर सेगमेंट हमको देखने को मिला, लेकिन ह्यूमंस में हमको इनर सेगमेंट्स देखने को मिला। कहाँ पर इनर सेगमेंट देखने को मिलेंगे, ये हमको देखने को मिलेगा रिब्स में, है ना। ये हमको देखने को मिलेगा रिब्स के अंदर। जैसे कॉर्डेट्स में मतलब यहाँ पर हमको इंटरनल सेगमेंटेशन हमको देखने को मिलेगा बच्चों, है ना, ह्यूमंस। फिर आती है बात सिविलाइजेशन की बात। सिविलाइजेशन की बात मतलब कि उनके दो पार्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे। एक तो एनस पार्ट, है ना, और दूसरा जो है वो यहाँ पर माउथ वाला पार्ट। ये दोनों पार्ट ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हम मान सकते हैं। ये माउथ वाला पार्ट जो है दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजेशन, है ना। और ये जो पार्ट है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन। इंजेशन और एक्सक्रीशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा हमने सभी ऑर्गेनिजम्स में देखा है मोस्टली, लेकिन यहाँ पर हम जब सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। देखिए क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट हेड एट द एंटीरियर। एंटीरियर मतलब स्टार्टिंग जो है यहाँ पर हमको देखने को मिला एंड इज फॉर्म्ड सिविलाइजेशन, है ना। स्टार्टिंग में ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो हेड के बाद में, हेड में हमको पता है कि इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में उसके एनएस या फिर एनएल पार्ट भी यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। तो इसमें हेड वाला पोर्शन आगे की तरफ है,
हेड वाला पोर्शन इसमें आगे की तरफ है, हेड वाला पोर्शन आगे की तरफ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये अब इनके पास में प्रॉपर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होगा, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स एंड द नर्व टिश्यू एट द एनिमल फ्रंट एंड और हेड, इनमें ये ऑक्टोपस उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना, जिसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिली। प्लेटीहेलमिन्थस से ये शुरुआत से हमको देखने को मिलता है कि ये सिविलाइजेशन जो है ये शो करते हैं, इनसे हमको देखने को मिलती है। इसमें बॉडी प्लान, अब बात करेंगे एग्रीगेट ट्यूब, सेक ट्यूब की बाद में। तो एनिमल्स हैव द 3 टाइप्स ऑफ बॉडी प्लेन्स। सबसे पहला तो सेल एग्रीगेट प्लेन, दूसरा ब्लाइंड सेक प्लेन, और तीसरा जो है वो है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लेन। ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ट्यूब के अंदर ट्यूब हमको देखने को मिलेगी। कैसे? देखिए यहाँ पर ये फ्लो चार्ट की मदद से पहले हम समझते हैं कि एनिमल्स को बॉडी प्लेन के बेसिस पे क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया? कि सेल एग्रीगेट प्लेन, मतलब यहाँ पर लेग ऑफ टिश्यू विल बी देयर। स्पॉन्जेस जो है वो उसका एग्जाम्पल हो गया कि स्पॉन्जेस के अंदर कांट सी टिश्यूज, है ना, यहाँ पे ठीक तरह से टिश्यूज जो है हमको वेल डेवलप्ड हमको दिखाई नहीं देंगे। ब्लाइंड सेक में हमको क्या देखने को मिलेगा? ब्लाइंड सेक में हमको देखने को मिलेगा सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू। सेल्स जो हैं वो कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड सिंगल ओपनिंग विल बी देयर, है ना, सिंगल ही ओपनिंग है। मतलब अभी जो मैंने बात करी थी कि एनस और माउथ की जो हमने यहाँ पे बात करी थी, इन दोनों के बारे में यहाँ पे हम देख पाएंगे। क्या देख पाएंगे? द मेन थिंग इज कि यहाँ पर केवल सिंगल ओपनिंग है ना, ना तो यहाँ पर एनस है और ना यहाँ पर डिफरेंशिएट माउथ हमको देखने को मिलेगा। दोनों के लिए केवल एक ही पार्ट है, सिंगल ओपनिंग विल बी देयर। और ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे कि इनका जो प्लान है बॉडी का वो कैसा है? ब्लाइंड सेक प्लेन है ना। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? जितने भी फ्लैटवर्म्स है, कोइलेंट्रीड्स है, they are having a single opening, so with the help of that उससे वो excretion भी करेंगे, with the help of that only they will be able to do the excretion also and ingestion process also. Both the things are performed by a single opening of the body, and because of that only these kind of organism या फिर these kind of design will be called ब्लाइंड सेक प्लेन, है ना। इसके बाद में देखिए तीसरे की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ये तो हमारी बॉडी में है ना, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम्स यहाँ पे होंगे, 2 ओपनिंग्स यहाँ पे होंगे, है ना। मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ काय का डिफरेंशिएशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एनस और माउथ, ये दोनों चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी बच्चों, जो इंजेशन और डाइजेशन दोनों के लिए सेपरेट ओपनिंग्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें भी हमको 2 क्लासिफिकेशन देखने को मिली, अकर इन द 2 वे, 2 वे में हमको देखने को मिली। देखिए सबसे पहले तो प्रोटोस्टोम्स है और दूसरे जो है वो है ड्यूटेरोस्टोम्स है। तो प्रोटोस्टोम्स क्या है? कि जिनमें माउथ जो है वो डेवलप हुआ है किससे? ब्लास्टोपोर है ना, ब्लास्टोपोर रीजन से डेवलप हुआ है। और एनस जो है वो बाद में डेवलप हुआ है, जैसे एनिलीड्स, मोलस्क और अर्थोपोड्स में। वैसे ही ड्यूटेरो जो है, तो यहाँ पर एनस जो है वो पहले डेवलप हुआ, है ना, किससे? ब्लास्टोपोर से। यहाँ भी ब्लास्टोपोर से। एनस यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अपोजिट है, ड्यूटेरो और प्रोटो की बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? कि ड्यूटेरो में हमने देखा था कि यहाँ पे ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्लास्टोपोर से कौन डेवलप हुआ है? माउथ, है ना। फिर एनस पार्ट कहाँ से डेवलप हुआ? तो एंड द माउथ डेवलप लेटर, माउथ जो है वो बाद में यहाँ पे डेवलप हुआ है। ऐसे हमको इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपको बॉडी प्लान के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा। अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं।
तो अपेंडेजेस मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू मूव, दे विल बी एबल टू मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। और वही सारी बात यहाँ पे अपेंडेजेस जो है ये ऐसे प्रोजेक्शंस है विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू सेंस ऑल्सो, दे विल बी एबल टू फीड ऑल्सो, है ना। जैसे हमारे पास में हैंड्स है, हमारे पास में हैंड्स है ना। एलिफेंट के पास में क्या है, एलिफेंट के पास में लिम्स भी है, उसके पास में लिम्स भी हमको देखने को मिलेगी, उसके पास में एक बड़ी सी ट्रंक भी है जो उसके हाथ की कमी को महसूस नहीं होने देती ना। लोकोमोशन, दे विल बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से वो दूसरी जगह पहुंच भी पाएंगे, है ना। और सेंसेशन के लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गन यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू सेंस, दे विल बी एबल टू गेट टू नो कि आसपास क्या चीजें हो रही है और क्या चीजें नहीं, है ना। तो ये देखिए सेंसेशन के लिए यहाँ पे प्रॉपर अपेंडेजेस जो है वो हमको देखने को मिलेगी। तो ऑर्गन्स यहाँ पे होना चाहिए बच्चों। क्या अपेंडेजेस है, कौन से ऑर्गन्स है, जैसे टेंटिकल, टेंटिकल आपको किस में देखने को मिला, हाइड्रा में और कोलेंट्रेट्स में, है ना। फिर उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल आपके पेरोपोडिया किस में देखने को मिला, नेरिस में, कान खजूरा, है ना। एनिलीड्स में, एनिलीड्स मतलब कौन, आपके जितने भी अभी लीच अर्थवर्म की हम लोग बात कर रहे थे, नेरिस, है ना, ये पेरोपोडिया। उसके बाद में फूट हमको किस में देखने को मिलेगा, फूट हमको देखने को मिला है पाइला में और मोलस्क में, है ना। जब भी पाइला या मोलस्क को देखते हो, जो शेल वाला जो हम लोग कई बार एक्वेरियम में हम लोग देखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, उसका जो बेस वाला पार्ट है विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू मूव, है ना। यहाँ पे वो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि कैसे वो ऑर्गेनिज्म मूव कर पा रहे हैं। तो टेंटिकल की मदद से हाइड्रा मूव करता है, पैरोपोडिया की मदद से नेरिस एनिलीड्स मूव कर पाते हैं, फूड की मदद से पाइला और मोलस्क जो है दे विल बी एबल टू मूव। वैसे ही एंटीना की मदद से दीज कॉकरोच आर्थ्रोपोड्स, हाँ, दे विल बी एबल टू गेट टू नो कि आसपास क्या हो पा रहा है, सेंस उनको यहाँ पे मिल पाता है, दे विल बी एबल टू गेट टू नो, है ना। उसके बाद में ट्यूब फीट जो है हमको किस में देखने को मिला, इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स मतलब जिनका hedgehog लाइक आउटर लेयर, जिनकी बाहरी परत जो है वो किसी hedgehog जैसी है, मतलब spines are there on their body, spines are present on the body, है ना, ये हमको देखने को मिला। तो ये स्टारफिश की बात हम लोगों ने करी बच्चों। तो ऐसे स्टारफिश या फिर हेजॉग ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या कहलाए, इकाइनोडर्म्स। इनमें क्या देखने को मिलता है, कैसे वो सेंस कर रहे हैं, कैसे वो मूव कर पा रहे हैं। तो दे आर हैविंग ट्यूब फीट, है ना, उनके पास में क्या है, दे आर हैविंग ट्यूब फीट एंड विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू मूव नो। फिर फिन्स की मदद से कौन मूव करता है, आपको पता है फिश जो है ना, पाइसेस जो है वो मूव कर पाते हैं। लिम्स और लेग्स की मदद से एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स जो है वो मूव कर पाते हैं। ये अपेंडेजेस की मदद से या फिर टाइप्स ऑफ अपेंडेजेस के बेसिस पे लोकेशन, फीडिंग और बाकी के जो काम है द ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू डू, है ना। उसके बाद में देखिए स्केलेटल या फिर बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं। अब स्केलेटल की बात जब हम लोग करेंगे तो आपको यहाँ पे इंसेक्ट्स, ह्यूमंस या फिर बाकी के ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा बच्चों। कैसे एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि आउटर और इनर यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। देखिए तो स्केलेटल जो एनिमल्स हैं यहाँ पर, उनका शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और लोकोमोशन में मदद करने वाला ये स्केलेटल सिस्टम है। जैसे देखिए आपका शेप जो है ना, एलिफेंट का शेप अलग है, एलिफेंट का शेप अलग है, ह्यूमंस का शेप अलग है ना, किसी फिश का शेप अलग है, किसी बर्ड का शेप अलग है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से और अलग है ना। यहाँ पर देखिए एम्फीबियन या फिर फ्रॉग जो है, एम्फीबियन, तो इन सभी का शेप जो है वो बिल्कुल अलग होता है। क्यों अलग होता है? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्केलेटन, है ना। इनके पास में एक अलग ही तरह का स्केलेटन है। इसकी हड्डियां इसमें नहीं लगा सकते, इसकी हड्डियां लगा तो सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन
क्या काम करेगी? सोचने वाली बात है, यू विल हैव टू थिंक फॉर दैट, है ना। तो एलिफेंट, ह्यूमन, फिश, बर्ड, इन सभी का स्केलेटल जो है वो बिल्कुल अलग है, और उनका स्केलेटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैम, with the help of that they will be able to move, they will be able to find the food, है ना, और उनको सपोर्ट होता है, they will be able to defend also, they will be able to defend also, वो खुद की रक्षा कर पाते हैं, they will be able to fight with the predator over there, है ना। तो यहाँ पे एक्सो और स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन हमको देखने को मिलेगा बच्चों, ये सेम टर्म्स है, एक्सो और एंडो। एंडो का मतलब क्या है? इनर, अभी हमने इसके बारे में बात की थी, और एक्सो का मतलब है आउटर, है ना। तो एंडो और एक्टो, ये दो तरह के स्केलेटल सिस्टम हम लोगों को, एक्सो, यहाँ पे दो तरह के स्केलेटल सिस्टम जो है वो मुझे टर्म याद आ गई दिमाग में। तो ये देखिए एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर यहाँ पे सिस्टम होगा, जैसे कि इंसेक्ट्स, है ना। इंसेक्ट्स की बॉडी में हमको क्या देखने को मिला? एक बाहरी हार्ड शेल था, है ना। इंसेक्ट्स में हमको क्या देखने को मिला? एक हार्ड शेल, है ना, या फिर हार्ड आउटर कवरिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन एक्सोस्केलेटन में यहाँ पर बोन्स हमको देखने को मिलेगी, है ना, कार्टिलेज हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और उसकी मदद से दे विल बी एबल टू मूव, दे विल बी एबल टू वॉक, दे विल बी एबल टू फाइंड देयर फूड ऑल्सो, है ना। तो ये चीज हमको यहाँ पे समझ में आई कि एंडोस्केलेटल और यहाँ पर एक्सोस्केलेटल, ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि देखिए एंडोस्केलेटल मतलब देखिए आपकी बॉडी में आपकी बोन्स कहाँ पर है? आपकी बोन्स है आपके शरीर के अंदर, आपके ऑर्गन्स के अंदर, आपके हाथ के अंदर ये बोन यहाँ पर प्रेजेंट है, जो आपके मूवमेंट में, उसकी बेंडिंग में काफी ज्यादा मदद आपको करती है। आपको डिफेंड करना है, आप अपना हाथ आगे कर लेंगे, है ना, तो डिफेंड करने में भी आपको मदद कर रही है, या आपको प्रोटेक्ट भी कर रही है। तो देखिए क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन जो है वो एक इंटरनल स्केलेटल है, जो कैसे बना है? प्रोड्यूस बाय द मीजोडर्म, है ना। मीजोडर्म कौन सी ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमने देखा था ना, वो मीजोडर्म यहाँ पर है, और ओकेजनली एंडोडर्म। ओकेजनली मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमको वो कैसे डेवलप होता हुआ मिलेगा? सबसे अंदर वाली से, है ना। सबसे अंदर वाली मतलब आपके इनर मोस्ट लेयर जो थी वहां पर, इनर मोस्ट लेयर, उसमें हमको देखने को मिला था। तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर में हमको देखने को मिला। लेकिन यहां पर एक्सोस्केलेटल में क्या देखने को मिला कि बाहर, है ना, बाहर जो है एक हार्ड शेल हमको देखने को मिलेगा, एक हार्ड कवरिंग हमको देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिली? इंसेक्ट्स में। आप कीड़ों को देखिए, उनको छू के देखिए, यू विल बी एबल टू फील। अब ये मत बोलना कि बहुत सारे कीड़े जो है सर हार्मफुल होते हैं, तो टच करेंगे तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हीं को छू के देखिए जो आपके लिए ठीक हो, है ना, आप जिनसे समझ पाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे ये बना है? तो सिक्रेटेड कहाँ से आया ये एक्सोस्केलेटन? ये हार्ड शेल डेवलप कैसे हुआ है? तो यहाँ पर जो स्किन थी, उस स्किन से कुछ स्पेशल टाइप का केमिकल वहां पे सिक्रीट हुआ होगा, और उसी के बाद में देखिए आपने बहुत सारे कॉकरोच ऐसे देखे होंगे जो कि क्रीम कलर या फिर व्हाइट कलर के देखने को मिले होंगे, है ना। फिर लेकिन आपने तो उनको ब्राउन कलर में देखा है, या फिर थोड़ा सा रेडिश। तो वो एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं? वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं कि उनकी जो स्किन है, उस स्किन से कुछ मटेरियल वहां पे बाहर आता है, एंड दैट मटेरियल विल हेल्प देम टू डेवलप अ स्केलेटल, और यू कैन से एक्सोस्केलेटल ऑन देयर बॉडी, है ना। ये उनके लिए काफी ज्यादा मदद वाला साबित होता है। इस तरह से ये तो एक्सोस्केलेटल की बात हो गई। वैसे ही एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब ये देखो, कैलकेरियस शेल जो है मोलस्क में, मोलस्क देखिए, मोलस्क जो होंगे जिनमें हार्ड शेल आपको बाहर देखने को मिलेगा, है ना। पाइला, प्रॉन, इनमें सब में हार्ड शेल आपको बाहर देखने को मिलेगा। अब उसमें क्या हुआ कि भैया काइटेनियस क्यूटिकल या फिर आर्थ्रोपोड्स की अगर बात करोगे तो वहां पे एक अलग ही क्यूटिकल लेयर आपको देखने को मिलेगी, और ये जो हेयर्स, नेल्स, स्केल्स, हॉर्न्स, फेदर्स, ये सब एक्सोस्केलेटल के पार्ट्स हैं।
एंडोस्केलेटल में क्या पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपकी जितनी भी कार्टिलेज है, टिश्यूज है ना, वर्टिब्रेट्स में हमको देखने को मिलेगा, अंदर बोन्स वगैरह है, सारे उसी के एग्जाम्पल्स होंगे। अब यहाँ पर जो आपका एंडोस्केलेटल है बच्चों, ये बना है आपके कार्टिलेजेस से, बोन से और कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो ये एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल यहाँ पे क्लियर होता है। एक्सो मतलब जो बाहर है, और यहाँ पर आपका एंडोस्केलेटल जो आपकी बॉडी के अंदर आपका फ्रेमवर्क है, आपकी बोन्स जो है, आपकी कार्टिलेज जो है, वो आपका एंडोस्केलेटल फॉर्म यहाँ पे करती है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑर्गन, यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी जो है वो है बायलैटरल सिमेट्री, सी जो है वो है ट्रू सिलोमेट विद द सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एनिमल ग्रुप विच possesses ऑल द अबव कैरेक्टर। उस ऑर्गेनिज्म को इसमें से चुनिए जिनमें ये 3 कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो एनिलीड्स में यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बायलैटरल सिमेट्री कौन शो कर रहा है, और ट्रू सिलोमेट कौन है ना, जिनमें सेगमेंट हो। तो एनिलीड्स में है, आर्थ्रोपोड्स में है बायलैटरल सिमेट्री, हाँ देखा था बटरफ्लाई को, लेडीबग को, है ना। मोलस्क कैविटी है। तो ऑप्शंस आपके ये सारे हैं, हम सही आंसर देखते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो एनिलीड्स में हमको देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है, और कॉर्डेट में मिलता है, कॉर्डेटा, है ना, जिनमें कॉर्डेटा प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो दे ऑल्सो हैव द ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री उनके पास होती है, ट्रू सिलोम इनके पास होती है, इसीलिए सही आंसर जो है वो है आपका ए, है ना। ये देखिए बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे बीटल्स में आपको देखने को मिली, रेडियल सिमेट्री आपको किस में देखने को मिली, ये आपके साइकॉन वगैरह में, और कोई सिमेट्री आपको स्पॉन्जे में नहीं देखने को मिलेगी। बेसिक क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, अब बॉडी टेम्परेचर, अभी हमारा बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऑर्गेनिजम्स का कम होता है ना। कम क्यों होता है, बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा कैसे हो सकता है, इसको समझने के लिए हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड जो है वो 2 तरह की चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस ब्लड में एक तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ये 2 चीजें देखने को मिलेगी। अगर ये दोनों तरह का ब्लड आपस में मिलेगा, अगर ये दोनों तरह का ब्लड आपस में मिल जाता है, तो ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर यहां पे वो खुद रेगुलेट नहीं कर पाएगा, वो जो है वो कहलाएगा कोल्ड ब्लडेड। है ना। अगर ये दोनों तरह का ब्लड एक दूसरे से सेपरेट होता है ना, एक दूसरे से सेपरेट है, तो इट विल बी कॉल्ड वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म या वार्म ब्लड एनिमल। ऐसा किस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको कि कोल्ड ब्लडेड कौन है, जिनके पास में केवल 2 चेंबर है और 3 चेंबर है। क्या 3 चेंबर, हार्ट, है ना। 2 चेंबर हार्ट और 3 चेंबर हार्ट वाले, इन दोनों का ब्लड जो है ये आपस में मिल जाएगा, इसलिए कोल्ड ब्लडेड हो जाएंगे। लेकिन वार्म ब्लडेड कौन हो जाएंगे, जिनके पास में 4 चेंबर हार्ट है ना, जिनके पास में 4 चेंबर हार्ट है। 4 चेंबर हार्ट में 2 इस तरफ पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है और इस तरफ पूरी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा। दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहा है ना। वैसे ही यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 2 चेंबर हार्ट ये इस तरह से, तो यहाँ पे जो ब्लड आया है वो इस चेंबर में, मतलब आपके एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड डेफिनेटली इट विल गेट मिक्स ओवर देयर
इसीलिए ये 2 चैम्बर जो है वो वार्म ब्लडेड कहलाए। वैसे ही 3 चैम्बर को भी अगर देखोगे तो 3 चैम्बर में भी यही देखने को मिला कि ये देखिए आपका ये मेरा राइट है तो ये लेफ्ट है, और ये मेरा लेफ्ट है तो ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला केवल एक वेंट्रिकल, मतलब दोनों में ब्लड तो अलग अलग होगा लेकिन यहाँ नीचे वेंट्रिकल में इट विल गेट मिक्स। और जब मिक्स हुआ, जब दोनों तरह का ब्लड मिक्स हो गया तो वो क्या कहलाएंगे? कोल्ड ब्लडेड, है ना। उसी के बेसिस पे यहाँ पर देखें वार्म ब्लडेड और यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म की हमने बात की है। तो वार्म ब्लडेड ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोथर्मिक एनिमल। हीमोथर्मिक, हीमोथर्मिक मतलब यहाँ पे हीमो का मतलब है ब्लड, ब्लड में हीट, खून में गर्मी है जिनके, और यहाँ पे है पॉइकिलो, है ना। पॉइकिलो मतलब दोनों तरह का ब्लड जो है यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, इसलिए दीज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड या फिर पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लगातार एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और बट दीज कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, है ना। दीज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन यहाँ पे कर लेंगे। दूसरी बात, वार्म ब्लडेड में एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये क्या है? ये अपने सराउंडिंग से अपनी हीट को मेंटेन कर पाएंगे। देखिए इसलिए तो हम लोग जब भी विंटर्स होती हैं, है ना, विंटर्स में हम लोग क्या करते हैं? विंटर्स में हम लोगों ने कहीं पे आग की मदद से हमने हीट जो है वो मिल पाई हम लोगों को, है ना। हीट जो है वो हमको कहाँ से मिली? हमको मिली फायर की मदद से। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स को एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड कंजप्शन, जो भी इन्होंने खाना खाया है उससे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को यहाँ पर हीट मिल जाएगी। बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठंड के दिनों में आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं, है ना, और गर्मी के दिनों में आपकी बॉडी गर्म होने लग जाती है, इसलिए आपको ठंडा वहाँ पे पीना पड़ता है। वैसे यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरीज करता है बिटवीन 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर। फिर वार्म ब्लडेड में और देखें, दे कैन नॉट बी सस्टेन इन द एक्सट्रीम कंडीशन, है ना। एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन में दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, बट दीज विल बी एबल टू मेंटेन, दे विल बी एबल टू अडाप्ट ओवर देयर, क्योंकि ये अपना बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन से हो गए? इनके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर आपके इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, और यहाँ पर ये हो गए बर्ड और मैमल्स। बाकी के सारे क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने के बाद में अब ये क्लासिफिकेशन और दूसरे बेसिस पे हम लोग देखने वाले हैं। किस तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखेंगे? हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, है ना। अब आपको ये पता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, बड़ा फेवरेबल है माइक्रोब्स के लिए, बड़ी आसानी से वो ग्रो करते हैं आपकी बॉडी में, इसीलिए तो आपको डिसीज कॉज करते हैं, है ना। लेकिन आप क्या हो? ह्यूमंस क्या है? आप ह्यूमंस ही हो। तो आप ह्यूमंस में आप देखते हैं कि ह्यूमंस जो है वो है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? ये है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो ये वार्म ब्लडेड है, अच्छा ठीक है। तो फिर फिश क्या है? अगर फिश की हम बात करेंगे तो ये फिश जो है वो है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। फिश क्या है बच्चों? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कैसे ये दोनों क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये किस बेसिस पे आपने कह दिया कि ये वार्म ब्लडेड है और ये कोल्ड ब्लडेड है, उसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके पास किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, उसके पास कैसा दिल है ना। बिल्कुल सही, उसके पास में किस तरह का हार्ट है बच्चों, और ऑन द बेसिस ऑफ हार्ट ओनली यू विल बी एबल टू टेल दिस थिंग कि वो वार्म ब्लडेड होगा या कोल्ड ब्लडेड होगा। देखिए इसको समझने के लिए हम पहले तो यहाँ पर इस तरह से देखते हैं कि 3 तरह के हार्ट हमको देखने को मिलते हैं। एक होगा 2 चेम्बर हार्ट, दूसरा है 3 चेम्बर हार्ट, है ना, जिसमें 2 एट्रिया, और तीसरा जो है वो है 4 चेम्बर हार्ट। मैंने यहाँ पे बॉक्स के फॉर्म में आपके सामने चेम्बर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। देखिए कैसे, ऊपर वाले 2 चेम्बर्स जो होते हैं दे विल बी एबल टू रिसीव द ब्लड, है ना, वो क्या करते हैं? वो ब्लड को रिसीव करता है,
और फिर वो ट्रांसफर करता है नीचे वाले वेंट्रिकल को। तो ये नीचे वाला जो है वो वेंट्रिकल है, मतलब इसका काम रिसीव करने का होता है, और ये जो है ये पंप करेगा किस तरफ, बाकी के सारे ऑर्गन में, है ना। तो एट्रिया जो कि एट्रियम भी कहलाता है, और नीचे वाला वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ पे कोई राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, दो चेंबर है, ऊपर एक नीचे दूसरा। तो अब ब्लड के बारे में भी आपको पता है कि ब्लड जो है वो दो तरह का होता है ना। कैसा होता है, एक होता है ऑक्सीजन वाला, और दूसरा कौन सा, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो ये दो तरह का ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन ज्यादा तो वो कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये दोनों तरह का ब्लड आपस में मिल जाए तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता है, और जब वो रेगुलेट नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, तभी वो कहलाता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें जहां पर आपको ये दोनों ब्लड मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, this kind of heart or the organism which will have this kind of heart, that will be called, क्या कहलाता है वो कहलाता है cold blooded organism, है ना। तो आपको यहां पे समझ में आया कि टू चेंबर हार्ट वाला क्या कहलाएगा, कोल्ड ब्लडेड कहलाएगा। वैसे ही ये तीन चेंबर वाला हार्ट देखते हैं, किन में हमको ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, इन दोनों में, है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपने फिश देखा, पाइसिस, है ना, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स यहां पर। तो चौथे की बात हम अब आप पता है आपको कि यहाँ पे कौन बचा है, तो पहले एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए जब भी ठंड के मौसम आते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, अगर आपके घर के आसपास खेत है, जंगल है, तो वहां पर धूप सेकते हुए सांप आपने बहुत सारे देखे होंगे ना ठंड के दिनों में, क्योंकि उनको जरूरत है हीट की। दे वोंट बी एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इसलिए उनको जरूरत होती है एक्सटर्नल हीट की। और दूसरे मेंढक, है ना, एम्फीबियंस। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए दो ऑरिकल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। मतलब ये देखिए, ये मेरा राइट है तो ये लेफ्ट होगा, और ये मेरा लेफ्ट है तो ये वाला राइट होगा। ये दोनों अपोजिट आप ध्यान रखिएगा, जब भी डायग्राम बनाएं इसी टेक्निक से बनाएं, आपका डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। नीचे एक अकेला वेंट्रिकल है, तो दोनों तरफ से लेफ्ट राइट से दोनों तरह का ब्लड आया है बच्चों, लेकिन दोनों आके मिक्स कहां पे हो रहा है, इस वेंट्रिकल में। और जब दोनों तरह का ब्लड मिक्स हो जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों तरह का ब्लड आपस में मिक्स हो जाए, कौन सा ब्लड, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा जो है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों तरह का ब्लड जब आपस में मिलेगा, कहां मिलेगा, देखिए यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है, इधर से भी आया और इधर से भी आया, है ना। दोनों आके कहां पे मिले, दोनों आके मिले हैं वेंट्रिकल के अंदर, और जब वो वेंट्रिकल में मिला है तो दोनों मिक्स हो गए। इसीलिए तो दे विल नॉट बी एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए ये दोनों भी एम्फीबियन और रेप्टाइल, ये भी क्या हो गए, ये भी कहलाए आपके, ये भी क्या कहलाए हैं, ये भी आपके कहलाए हैं दोनों कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। ये क्या कहलाए आपके, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म मतलब दे वोंट बी एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, है ना। ये हमने एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात बच्चों यहां पे कर ली है। तीसरा 4 चेंबर हार्ट है, और इस 4 चेंबर हार्ट में आपने क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहां पर देखिए, वैसे ही हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ये मेरा राइट है तो मतलब ये लेफ्ट साइड है ना। तो ये भी लेफ्ट, और ये मेरा लेफ्ट है, तो मैं इस तरफ क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा राइट। हो गया। ऊपर वाले मैंने दोनों क्या बताए थे, दोनों ऊपर के ऑरिकल्स और दोनों नीचे के वेंट्रिकल। ये आप ही के दिल के चेंबर्स है बच्चों, आप ही के हार्ट में कुछ इस तरह के चेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देखने को मिलेंगे आपको बर्ड्स में और मैमल्स में, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने बच्चों को फीड करते हैं, जिनके पास में मेमोरी ग्लैंड होता है, दे विल बी कॉल्ड मैमल्स। और इन्हीं के पास में बड़ा दिल है, इनका दिल बड़ा है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 चेंबर हार्ट आपने देखा, और इसमें इस तरफ जो है वो कौन सा ब्लड मूव कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑक्सीजनेटेड
ब्लड यहाँ पर है, यहाँ से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से सारे ऑर्गन्स में ये ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। फिर इस तरफ से घूम के जब ये ब्लड आता है पूरे ऑर्गन्स में सप्लाई होता है और वहां से घूम के इट विल रीच टू द राइट ऑरिकल। जब वो राइट ऑरिकल में पहुंचता है तो वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। तो ऑरिकल से वेंट्रिकल में पहुंचा और फिर से यहां से चला जाएगा टू लंग्स। क्यों जा रहा है? हवा भरवाना है। कौन सी हवा? ऑक्सीजन इसको डलवाना है, तो ये ऑक्सीजन लेने फिर यहाँ से चला गया। तो देखिए यहाँ पर ये बीच में एक वॉल है और ये वॉल जो है दैट विल बी अ काइंड ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ ब्लड। बच्चों दोनों के बीच में एक चाइना की बहुत बड़ी दीवार है और चाइना से बड़ी दीवार तो भारत में भी है और वो है कुंभलगढ़ के किले में, है ना। तो वैसे ही कुंभलगढ़ के किले वाली दीवार जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कीप अ सेपरेशन बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ ब्लड बच्चों। और ये दोनों तरह का जो ब्लड है वो आपस में नहीं मिल पाता है, इसीलिए दोनों ऑर्गेनिज्म जो है ये कहलाए वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि क्यों कोई वार्म ब्लडेड और क्यों कोई कोल्ड ब्लडेड कहलाएगा। ये आपने यहां पर इन 3 हार्ट के बेसिस पे बच्चों समझ लिया है ना। तो आगे हम लोग इस टॉपिक को ले जाते हैं। देयर ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर, जिसमें सबसे पहले कहलाए वार्म ब्लडेड और दूसरे कहलाए कोल्ड ब्लडेड, है ना। ये 2 तरह का क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में बच्चों वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में हम लोग डिटेल यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पे हम लोग चीजें समझते हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वार्म ब्लडेड जो कि कहलाए होम्योथर्मिक, है ना, और यहाँ पे पॉइकिलोथर्मिक ये कहलाए। उसके बाद में देखिए बच्चों वार्म ब्लडेड में ही दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ये क्या है? वार्म ब्लडेड एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? रीजन यू नो, क्योंकि दोनों तरह का ब्लड आपस में मिलता नहीं है। वैसे ही कोल्ड ब्लडेड में क्या देखा? ये जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, है ना, और नहीं कर पाते हैं इसीलिए तो कोल्ड ब्लडेड वो कहलाए। ये जो है ये एनर्जी अपने सराउंडिंग, दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड कंजप्शन। जो भी इन्होंने फूड लिया है उस बेसिस पे ये हुआ। वार्म ब्लडेड में देखिए यहाँ पर इनका जो टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 35 to 40, लेकिन यहाँ पर ये बॉडी टेम्परेचर वेरीज करता है अपने सराउंडिंग के ऊपर। जब भी ठंड लगेगी दे विल हैव टू come in contact with the sunlight, and whenever they will be there in the sunlight they will be able to maintain the temperature। मतलब अगर दिन हुआ है so they will have to be in contact with the sun, और सन से they will be able to increase their body temperature बच्चों। because of that only the organisms, these kind of organisms will be called cold blooded organisms। एंड वार्म ब्लडेड के बारे में कि इन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके रखा है। यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हमको देखने को मिलेगी। वार्म ब्लडेड में हमको एग्जाम्पल ये देखिए, वही सारे एग्जाम्पल्स, birds and mammals are example of warm blooded organism। वहीं पर दूसरी तरफ reptile, insects, fish, amphibians, ये सारे के सारे are coming under the category of cold blooded organisms, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपने on the basis of इनके blood के बेसिस पे, इनके टेम्परेचर के बेसिस पे आपने ये दोनों क्लासिफिकेशन बच्चों यहाँ पे समझे। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। वार्म ब्लडेड जो है देखिए, वार्म ब्लडेड जो है वो कौन है? ये आपके वार्म ब्लडेड है और ये आपके कोल्ड ब्लडेड है। ये क्रॉस आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए इनके सबके पास में जो है 2 चेंबर या 3 चेंबर हार्ट हमको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इन सभी के पास में 4 चेंबर है। बर्ड्स मैंने बताया था, बर्ड्स में देखिए आपको 4 चेंबर देखने को मिलेगा। मैमल्स में 4, यहाँ पे ये डियर है इसमें भी 4, लायन में 4, डॉग में 4, क्योंकि सभी मैमल्स है ना,
ये सारे मैमल्स बाकी के, ये केवल एक अकेला बर्ड्स है, बट बर्ड्स आर हैविंग 4 चैम्बर हार्ट बच्चों, ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट दो तरह का यहाँ पे बताया हुआ है बच्चों, एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है और दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता क्या है उसको हमको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है बच्चों, यहाँ पे एम्ब्रियो की बात हो रही है। अगर ये एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है कुछ लार्वल स्टेजेस है ना, विदाउट लार्वल स्टेजेस अगर वो सीधे डेवलप हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट डेवलप हुए हैं, आप पहले लार्वा नहीं थे, है ना। वैसे ही यहां पर इनडायरेक्ट जो है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो कि सेक्स, यहां पे आप देखोगे कि लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद में ये मैच्योर होता है ना। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और दूसरा डायरेक्ट डेवलपमेंट है बच्चों। इसमें आपको मेटामॉर्फोसिस नहीं देखने को मिलेगी, है ना। मेटामॉर्फोसिस आपने कहां देखी थी, आपने देखी थी एम्फीबियन में, और कहां देखी थी, और देखी थी हमने इंसेक्ट्स में। कैसे इंसेक्ट्स में हमने देखा था, ये बटरफ्लाई में, है ना। बटरफ्लाई में पहले आपने कैटरपिलर को देखा, है ना, उससे पहले एग था, उसमें से एग में से लार्वा निकला या कैटरपिलर निकला। कैटरपिलर ने खूब सारा खाना खाया, अपनी बॉडी में स्टोर किया और उसने एक तपस्या की मतलब वो कोकून के अंदर चला गया, उसमें उसने कुछ समय बिताया, वहां पे जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तब वो पूरी तरह से एक इंसेक्ट में डेवलप हुआ, है ना। वैसे ही एम्फीबियंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेडपोल देखने को मिलेगा, फिर वो टेडपोल के 2 पैर, फिर 4 पैर, फिर पूंछ का साइज छोटा, एंड फाइनली एडल्ट फ्रॉग विल बी देयर, है ना। तो ये आपने कहां पर देखा था, इन दोनों में क्या देखा था आपने, लार्वल स्टेज वाला देखा था। लेकिन यहां पर मेटामॉर्फोसिस जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं उनमें देखने को मिलेगा, ये इनमें देखने को मिलेगा। किनमें नहीं देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा ह्यूमंस में, है ना, या फिर कहें मैमल्स में। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोनों का डेवलपमेंट। उसके बाद में एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं दे देता हूँ, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स और फिश। फिश भी जो है वो भी सीधे एग से बाहर आ रही है, कुछ फिश जो है वो एग से आती है, कुछ फिश जो है वो डायरेक्ट बर्थ यहाँ पे देती है। वैसे ही जो इनडायरेक्ट है वो हमको एम्फीबियंस में और जो इनवर्टिब्रेट्स है उनमें सभी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। अब आगे एक क्वेश्चन आया बच्चों, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मैंने बताया था कि कुछ फेजेस किसी ऑर्गेनिज्म में अगर आपको देखने को मिलती है और वो ऑर्गेनिज्म अगर लार्वा स्टेज में उसके बाद में एडल्ट होता है, सो दैट फेज, दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट विल बी कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग और बटरफ्लाई का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो यहां पर क्वेश्चन में उसने वही बात पूछी कि इनमें से कौन सा मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज मॉथ, सेकंड इज ट्यूनिकेट, अर्थवर्म और लास्ट है स्टारफिश। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से कहां तक, किसी लार्वा का किसी एडल्ट में, है ना। और उसी के बाद में ये होता है, ये एनिमल्स जो मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, वही इसको शो करेंगे। तो ऐसा कौन शो करता है, अर्थवर्म में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, इसका मतलब कोई लार्वा स्टेज नहीं, और अगर कोई लार्वा स्टेज नहीं तो फिर उसमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं, इसीलिए आपका सही आंसर था अर्थवर्म, है ना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और इसमें अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर मैच द कॉलम और फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन ऑन योर स्क्रीन, यू विल हैव टू मैच इट। जैसे देखिए यहाँ पर पाइला दिया हुआ है, तो पाइला में आपको कौन से किस तरह के टिब्यूल्स, किस तरह का रेड्यूला या फिर किस तरह के टिश्यूज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे मैच करना है। इसके ऑप्शंस यहाँ पे आपको देके रखे A3, मतलब देखिए यहाँ पे पाइला के पास में अगर रेड्यूला है तो आप उसको मैच कीजिएगा। बॉम्बिक्स के पास में क्या है, क्या उसके पास फ्लेम सेल्स है या कॉम्प्लेट्स है,
टेनिया के पास में क्या है, दैट यू विल हैव टू फाइंड। इसका सही आंसर देखते हैं और टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन इज बी। बी क्या था बच्चों? बी ऑप्शन है आपका दिस वन, A3, B4, C2 और D1, है ना। मतलब A3 मतलब ये देखिए रेड्यूला, B4 मतलब यहाँ पे इसके पास में मेल्फेजियन ट्यूब्यूल्स हैं, है ना। मेल्फेजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पे देखने को मिलती है? वहीं पर तो हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था बच्चों। इसके बाद में C3, ये देखिए इसके पास में, एक मिनट, चलिए सीधे आंसर पे आते हैं हम लोग। पाइला, तो ये मोलस्क एक तरह का, और इनके पास में माउथ है जिसकी मदद से दे विल बी एबल टू ईट एवरीथिंग, और वो फीड कर पाते हैं। इस ऑर्गन को रेड्यूला बोला जाता है। बॉम्बेक्स जो है वो एक तरह का अर्थोपोड है। अर्थोपोड मतलब वो एक तरह का इंसेक्ट है, वो एक तरह का इंसेक्ट है, और ये एक्सक्रीशन जो है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की मदद से करते हैं। फिर इसके बाद में टीनोफोर की बात यहाँ पे की है, तो टीनोफोर के पास में यहाँ पे 8 एक्सटर्नल रो होती है सिलिएटेड कॉम्प्लेट की, जो कि उनको लोकोमोशन में मदद करेगी, है ना। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, अ काइंड ऑफ मूवमेंट इट विल बी, है ना। उसके बाद में लास्ट जो है वो है टेनिया, जिनके पास, जो कि प्लेटीहेलमिन्थस को बिलोंग करते हैं। नीचे से प्लेट बिल्कुल फ्लैट वो होता है। इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं फ्लेम सेल्स, और ये इनको ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब अगले क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात करते हैं, नोटोकॉर्ड। अब देखिए बच्चों, नोटोकॉर्ड क्या है? आपने वर्टिब्रल कॉलम की बात सुनी होगी। आपकी रीढ़ की हड्डी जो है दैट विल कंटेन अ काइंड ऑफ HDMI केबल इन इट। हाँ, उसके अंदर HDMI केबल ही तो है, which will be able to send all the information from the different parts of your body to your brain, क्योंकि ब्रेन जो है वो आपकी हेडक्वार्टर्स है, उसको मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आपने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुना होगा कि जब भी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन भी परफॉर्म कर देते हैं, उस रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने वाला अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन है, तो उसमें स्पाइनल रिफ्लेक्स के बारे में आपने सुना है। स्पाइनल रिफ्लेक्स जब वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करती है, सो शी विल सेंड दैट मैसेज टू योर व्हाट, टू योर ब्रेन, है ना। ब्रेन को मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ब्रेन इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ओवर देयर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है दैट विल बी रिलेटेड टू दिस स्पाइनल कॉर्ड ओनली, नॉट द स्पाइनल रिफ्लेक्स। ये स्पाइनल कॉर्ड को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वही स्पाइनल कॉर्ड जो है बच्चों वो उसी के बेसिस पे, उसी नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड होते हुए हमको दिखाई देते हैं। ये देखिए, इनको जिनके पास है वो वर्टिब्रेट्स कहलाए, और जिनके पास नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाए। क्या नहीं है और क्या है? इनके पास में बैकबोन, है ना। तो जिनके पास में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिनके पास है, वो कहलाए हैं यहाँ पर क्या? वो कहलाए वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रल कॉलम उनके पास में है ना। और जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, दे आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स, है ना। नो बैकबोन दे हैव। तो देखिए यहाँ पर कौन है? यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिजम्स आ गए। अभी जो हमने ब्लड की बात करी थी ना, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड हमने क्लासिफिकेशन देखा था। अब उन दोनों क्लासिफिकेशन में एक और क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिला है। वो क्या? वो है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। इन दोनों के पास में बैकबोन होती है। देखिए, फिश के पास में बैकबोन इज देयर, मैमल्स के पास में बैकबोन है, बर्ड्स के पास में भी है, रेप्टाइल्स के पास भी है, और एम्फीबियंस के पास भी है ना। इनके सभी के पास में बैकबोन या फिर रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रेजेंट इनकी बॉडी में दिखाई देती है। इसीलिए दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। इनको हम लोगों ने क्या बोला है? इनको हम लोगों ने बोला वर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनके पास में बैकबोन है। लेकिन दूसरे देखिए यहाँ पे पोरीफेरा। पोरीफेरा क्यों बोला? छेदी सिंह है वो, उनकी पूरी बॉडी में बहुत सारे पोर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र या छेद वहां पर है। वैसे ही यहाँ पर सिनिडेरिया और एनिलीडा, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थस, आर्थ्रोपोडा, है ना, बाकी के सारे इंसेक्ट्स और सारे ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, दे आर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनके पास में रीढ़ की हड्डी या बैकबोन नहीं है ना। तो ये आपका एक अगला क्लासिफिकेशन हुआ बच्चों
कि दोज ऑर्गेनिजम्स दे विच आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम इन देयर बॉडी, तो हम लोग उनको बोलेंगे कॉर्डेट, और जिनके पास नहीं है वो कहलाए नॉन कॉर्डेट। तो देखिए नॉन कॉर्डेट जो है जिनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, और कॉर्डेट जो है उनके पास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना। लेकिन जो नॉन कॉर्डेट्स है बच्चों, इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स के पूरे लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है बैलेनोग्लॉसस। इसकी कुछ स्टेजेस में यू विल बी एबल टू सी वर्टिब्रल कॉलम, या फिर कहें कुछ स्टेजेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बल्कि कुछ स्टेजेस में ये नोटोकॉर्ड नहीं होती है। तो अभी हम उसी के बारे में आगे बात करेंगे बच्चों। तो ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की बात हम लोगों ने यहाँ पे समझी। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई डाउट हो सकता है। इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास में क्या नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, नहीं है, दे डोंट हैव। बट जिनके पास में रीढ़ की हड्डी है, दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स, है ना। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन बच्चों हम लोगों ने समझा।